अणु में विभु, गागर में सागर, स्वरूप जितना महान, आधार उतना ही सूक्ष्म। कलकत्ता में एक ऐसा वट वृक्ष पाया जाता है जिसकी ऊपरी छत का व्यास 2000 गज से भी अधिक है। बरगद की डालियों से भी जड़े बेरोहे निकल कर पृथ्वी में धंस जाते और ऊपरी फैलाव को साधे रहते हैं। इस वट वृक्ष में हजारों जड़ें निकलकर जमीन में धंस गई है। उससे वृक्ष की सुरक्षा, शक्ति तथा शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। हजारों व्यक्ति, हजारों पक्षी उसकी छाया में आश्रय और आजीविका प्राप्त करते रहते हैं। वृक्ष का इतना भारी घेरा एक प्रकार का आश्चर्य ही है। उससे भी बढ़कर आश्चर्य यह है कि इतना विशाल वट वृक्ष जिस बीज से उगा है उसका व्यास 1 सेंटीमीटर से अधिक ना रहा होगा। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के जानने वालों को पता होगा कि वृक्ष का संपूर्ण विकास जिस धरातल पर होता है उसे बीज कहते हैं। बीज में ही वह सारी संभावनाएं छिपी पड़ी रहती हैं जो आगे चलकर एक दीर्घाकार वृक्ष के रूप में दिखाई देने लगती है। बीज की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के भीतर अनेक परतें होती हैं। उन्हें वल्कुत, कॉर्टेक्स अर्थात कॉर्टेक्स पतली भित्तियों वाले कोशों से बने होते हैं। बीज को आड़ा काटा जाए तो वह कोश गोल दिखाई देते हैं। वल्कुत की अंतिम परत को अंतःस्त्वचा कहते हैं अर्थात एंडोडर्मिस। इसके कोश आयताकार होते हैं अर्थात इसके सेल्स रेक्टेंगुलर होते हैं। उसकी आड़ी दीवारों पर विशेष प्रकार की मोटाई होती है। पतले भित्तियों वाले कोशों की एक परत अंतःत्वचा के भीतर स्थित होती है। इसे परिरंभ अर्थात पेरिसाइकिल कहते हैं। जड़ की शाखाएं इसी भाग से निकलती हैं। यहीं से कुछ कोश निकलकर बढ़ने के लिए स्थान बना लेते हैं और कॉर्टेक्स को काटते हुए जड़ों के रूप में फूट पड़ते हैं, जिस क्रिया में संवहन ऊतक अर्थात कैरोइंग टिश्यूज का काम जाइलम और फाइलम नाम के तत्व करते हैं। ये दोनों बीज के मिज्जा अर्थात पित्त को घेरे रहते हैं। किसी वृक्ष के बीज की यह मज्जा की प्रेरणा ही ऊपर तने और नीचे जड़ के रूप में फूटती है। जड़ के इस क्रियाशील भाग को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो बिना बढ़े हुए वृक्ष का आकार प्रकार दिखाई दे जाता है। एक विलक्षण संसार उसमें दिखाई दे जाता है। यह आश्चर्य ही है कि मज्जा का सर्वेक्षण करके यह बताया जा सकता है कि वृक्ष की जड़ें इतनी होंगी, इसकी मोटाई लेकर इस गहराई में अमुक अमुक दिशा को बढ़ेंगी। इसी प्रकार तना कितना मोटा होगा, कितनी शाखों वाला, किधर को मुड़ा, डालियां और कितने पत्तों वाला होगा। इस सब का पूर्ण आभास इस हिस्से के सूक्ष्म दर्शन द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न उन पत्तों और कोशों का नहीं जो विकास की चेष्टाएं करती है। सूझने वाली बात वह अंतः चेतना है जो आत्म प्रेरणा से विकसित होती है और अपने आप को बढ़ाकर एक भरे पूरे वृक्ष के रूप में परिणत कर देती है। एक पूरे वृक्ष का नक्शा एक बीज में भरा है, यह पढ़कर लोग आश्चर्य ही करेंगे। इतना विशाल वट वृक्ष जिस बीज से अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित और बड़ा हुआ, वह आधे सेंटीमीटर व्यास से भी छोटा घटक रहा होगा। उस बीज की चेतना ने जब विस्तार करना प्रारंभ किया तो तना, तने से डाले, डालों से पत्ते, फल, फूल, जड़ें आदि बढ़ते चले गए। मनुष्य शरीर की प्रवृत्ति और विकास प्रक्रिया भी ठीक ऐसी ही है कि एक छोटे से कोश स्पर्म को स्त्री के प्रजनन कोश ने धारण किया था। पीछे यही कोश जिसमें मनुष्य, स्त्री या पुरुष के शरीर की सारी संभावनाएं, आकृति, प्रकृति, रंग, रूप, ऊंचाई, नाक, नक्शा आदि सब कुछ विद्यमान था। उसने जब बढ़ना प्रारंभ किया तो यह अंतरिक्ष की अनंत शक्तियों को खींच कर शरीर रूप में विकसित होता चला गया। 1 सेंटीमीटर स्थान में कई अरब कोश आ सकते थे, जो उसी सूक्ष्मतम कोश से 5 फुट 6 इंच का मोटा शरीर दिखाई देने लगता है। गर्भ के भीतर तक तो यह लघुता याद रहती है, किंतु बाहर हवा लगते ही जीवन का मूलभूत आधार भूल जाता है और मनुष्य अपने आप को स्थूल पदार्थों का पिंड मात्र मानकर मनुष्य जीवन जैसी बहुमूल्य
ईश्वरीय विरासत को गंवा बैठता है। हम यदि छोटे से अणु में भी जीवन की अनुभूति कर सके होते तो जन चेतना के प्रति हमारा दृष्टिकोण आज की अपेक्षा कुछ भिन्न ही होता। भारतीय आचार्यों ने इस गहराई को अनुभव किया था, इसलिए उनका अधिकांश समय ध्यान, धारणा, जप, तप, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि साधनाओं में लगा था। उन्होंने प्रकाश के एक परमाणु में अपनी चेतना स्थिर कर संसार के रहस्यों को उसी तरह करतलगत किया था जिस प्रकार मज्जा अर्थात पित्त में ध्यान जमाने से वृक्ष की भूत भविष्य की कल्पनाएं साकार हो उठती हैं। जिन कोशों से बनता है उसमें चेतना परमाणु ही नहीं होते, वरन दृश्य जगत में दिखाई देने वाली प्रकृति का भी उससे विकास होता है। इससे मनुष्य शरीर की क्षमता और मूल्य और भी बढ़ गया। द्रव, गैस और ठोस जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिल्वर, सोना, लोहा, फास्फोरस आदि जो कुछ भी पृथ्वी में है और जो कुछ पृथ्वी में नहीं है, अन्य ग्रह नक्षत्रों में है, वह सब भी स्थूल और सूक्ष्म रूप से शरीर में है। जिस तरह वृक्ष में कहीं तने, कहीं पत्ते, कहीं फल एक व्यापक विस्तार था शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में, उसी प्रकार विभिन्न लोक और लोकों की शक्तियां विद्यमान देखकर ही शास्त्रकार ने कहा था, यत् ब्रह्मांडे तत्व पिंडे। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां मनुष्य शरीर में विद्यमान हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, उत्तरायण, दक्षिणायन मार्ग, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, विद्युत चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण, यह सब शरीर में है। यजुर्वेद का कथन है 39/13, 100 सिर, वायु ही प्राण, अंतरिक्ष नाभि, दिशा कान और भूमि पैर हैं। इस तरह यह विराट जगत मेरे भीतर समाया हुआ है। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल की व्याख्या करते हुए पैरासेल्स लिखते हैं कि मनुष्य शरीर को इच्छाओं का सजा हुआ वाद्य यंत्र कहना चाहिए, जिसमें कि आत्मा की झंकार सबसे मधुर सुनाई देती है। इच्छाएं आकाश में स्थिर नक्षत्रों, देव शक्तियों के बीज कोश ही हैं। यह बीज शरीर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में रहते हैं। उनकी आणविक संरचना और उन नक्षत्रों की आणविक संरचना में विलक्षण साम्य होता है। पैरासेल्स आगे लिखते हैं, शरीर की रचना अर्थात नक्षत्र गति के संरक्षण और निर्देशन में होती है। उत्पत्ति के तीसरे दिन चंद्रमा ने बुद्धि और तुला ने व्यक्तित्व को प्रभावित किया। शरीर में तन्मात्राएं दूसरे दिन ही आ गई थी, जिनकी उत्पत्ति सूर्य शक्ति से हुई। हृदय पर लियो अर्थात चंद्रमा का अधिकार होता है और वह आत्मिक शांति और सभ्यता प्रदान करता है। शरीर के दूसरे सूक्ष्म अंगों को सेजिटेरियस ईगो प्रभावित करता है। मनुष्य शरीर में विद्यमान यही चेतना कोश की ही जीवन की गतिविधियों का निर्माण करते हैं। इस तरह बाइबल और बाइबल के पंडित भी इस तथ्य से परिचित थे कि शरीर का स्थूल भाग जहाँ पार्थिव अणुओं से बना है, वहाँ उसकी चेतना का विस्तृत ढांचा ब्रह्मांड की शक्तियों और नक्षत्रों से बना है। उसका स्वरूप चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, योग ग्रंथों में वर्णित चमत्कार शरीर की इन सूक्ष्म और अलौकिक शक्तियों का विकास मात्र है। सब कुछ हमारे शरीर में है। यदि हम उसे खोजने का प्रयत्न करें तो बाह्य संपदाएं ना होने पर भी अतुल शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। बहुमुखी शक्तियों के स्रोत हमारे भीतर भरे पड़े हैं। उनका विकास जीवन की अनेक धाराओं में कलकत्ते के वटवृक्ष की भांति किया जा सकता है। उससे अपना ही नहीं, हजारों औरों को भी आश्रय, संरक्षण और जीवन प्रदान किया जा सकता है। योग ग्रंथों में वर्णित चमत्कार शरीर की उन सूक्ष्म और अलौकिक शक्तियों का विकास मात्र है। सब कुछ हमारे शरीर के भीतर ही है और यह बात और है कि वह हमें दिखाई नहीं देता है। संसार के बहुत से पदार्थ और विशेषताएं नहीं दिखाई देती,
बहुत से ही नहीं, अधिकांश तत्व अदृष्ट ही रहते हैं। केवल वही पदार्थ दिखाई पड़ते हैं जो स्थूल होते हैं। उनके भीतर काम करने वाली सत्ता जो सूक्ष्म में सन्निहित है, ना तो आंख से दिखाई देती है और ना प्रत्यक्ष उपकरण से ही समझ आती है। जो सशक्त है वह सूक्ष्म है, स्थूल तो उसका आवरण है। काया को हम देख पाते हैं और मनुष्य को उसके कलेवर के रूप में ही पहचानते हैं, पर असली चेतना तो प्राण है, जो ना दिखाई पड़ता है और ना ही उसका सहज स्तर ही समझ आता है। जो सूक्ष्म है वह शक्ति का स्रोत है। उसे समझने और उपयोग करने के लिए अधिक गंभीर और वेधक दृष्टि चाहिए। उसका उपयोग करने तथा उसे लाभान्वित होने के लिए तो और भी अधिक पैनी दृष्टि चाहिए। छोटे से बीज में वृक्ष का विशालकाय कलेवर छिपा रहता है। एक शुक्राणु में मनुष्य का सारा ढांचा पूरी तरह सन्निहित है। अणु की नगण्य सत्ता में एक पूरे सौर मंडल की प्रक्रिया पूरी तरह विद्यमान है। यह सब जानते हुए भी हम सूक्ष्मता की शक्ति से एक प्रकार अपरिचित ही बने हुए हैं। चिकित्सा पद्धतियों में से सूक्ष्मता पर अवलंबित एक महत्वपूर्ण पद्धति है होम्योपैथी की। उसमें विष को विष से मारने की, कांटे से कांटे निकलने की, शटे शाट्यम समाचरेत की नीति की मान्यता दी गई है। साथ ही यह भी प्रतिपादन किया गया है कि वस्तु के स्थूल कलेवर में जितनी सामर्थ्य है, उसकी अपेक्षा उसके अंतराल में सन्निहित सूक्ष्म शक्ति की गरिमा अत्यधिक है। चिकित्सा में काम आने वाली औषधियों के बारे में भी यही बात है। उन्हें मोटे रूप में सेवन किया जाए तो स्वल्प गुण दिखावेंगी, किंतु यदि उन्हें अति सूक्ष्म बनाकर सेवन किया जाए तो उसी पदार्थ की सामर्थ्य अनेक गुणा बढ़ जाएगी और अपना चमत्कारी प्रभाव प्रस्तुत करेगी। होम्योपैथी को एक प्रकार से सूक्ष्मता की शक्ति का प्रतिपादन ही कहना चाहिए। ऑर्गेन सूत्र 266-270 में होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है कि होम्योपैथी औषधियों के निर्माण का सिद्धांत यह है कि उनके अंदर जो अदृश्य सूक्ष्म शक्ति है उसे जगाया जाएगा, ताकि वह रोग से ग्रसित जीवनी शक्ति को रोग मुक्त करने में सहायक हो सके। होम्योपैथिक औषधियों की सूक्ष्म शक्ति शारीरिक एवं मानसिक रोगों के निवारण में विशेष प्रभावी सिद्ध हुई। होम्योपैथी के डॉक्टर ने विभिन्न प्रकार के खनिजों, वनस्पतियों से बनाई गई औषधियों का प्रयोग मनुष्य के ऊपर किया। अध्ययन करने पर इस तथ्य का उद्घाटन हुआ कि दवाओं की कोई स्थूल प्रतिक्रिया शरीर एवं मन पर नहीं होती। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि रोगों के निवारण में औषधियों के सूक्ष्म संस्कार ही कारण होते हैं। होम्योपैथी दवाइयों का चयन मानसिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ एनाकॉर्डियम आरंभ में मेटेलिकम, प्लेटिना, पल्सेटिला आदि औषधियों में स्थूल रूप से मानसिक लक्षण प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं होती, पर जब इनके सूक्ष्म संस्कारों को जागृत किया जाता है तो मानसिक रोगों में चमत्कारी प्रभाव दिखाई देता है। घोर निराशा में घिरे व्यक्ति को ऊंची पोटेंसी की दी गई आरंभ में मेटेलिकम नामक दवा विशेष लाभकारी सिद्ध होती है। इन दवाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रयोगकर्ता उनके साइड इफेक्ट से बचा रहता है। अति सूक्ष्मीकृत होने के कारण उनका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने पाता, जिसका कि डर एलोपैथिक दवाइयों में सदा बना रहता है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म कितना सामर्थ्यवान है, यह होम्योपैथी की दवाइयों में देखा जा सकता है। सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया भी कम रोचक एवं आश्चर्यजनक नहीं है। यदि पल्सेटिला नामक पौधे की पोटेंसी बनानी हो तो सर्वप्रथम पौधे को अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। यदि पल्सेटिला नामक पौधे की पोटेंसी बनानी हो तो सर्वप्रथम पौधे का अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। 1 बूंद एक्सट्रैक्ट में 11 बूंद अल्कोहल मिलाकर 100 बार हिलाते हैं। यह एक पोटेंसी हुई। इस एक पोटेंसी की 1 बूंद लेकर 11 बूंद अल्कोहल में मिलाते हैं और पुनः 100 बार हिलाते हैं।
यह 2 पोटेंसी की दवा तैयार हुई। इस विधि द्वारा 30 पोटेंसी, 100 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी की 1 और 1 लाख पोटेंसी तक की दवाएं तैयार होती हैं। ये तो वे दवाएं हैं जो बाजार में मिलती हैं। इनसे ऊंची पोटेंसी की दवाएं भी बनाई जा सकती हैं। इन सूक्ष्मीकृत ऊंची पोटेंसी की दवाओं को उचित निदान द्वारा उचित मात्रा में दिए जाने पर चमत्कारी प्रभाव दिखाई देते हैं। बायोकेमिक दवाओं में भी पदार्थों की सूक्ष्म शक्तियों का सिद्धांत ही काम करता है। शरीर में पाए जाने वाले 12 प्रकार के नमकों से इन औषधियों का निर्माण होता है। एक व्यक्ति सामान्यतः 10 से 12 ग्राम नमक प्रतिदिन खाता है, जो पसीने, पेशाब आदि के रास्ते बाहर निकल जाता है। स्थूल रूप में लिया गया यह नमक कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाता, मात्र स्वाद की पूर्ति करता हुआ यूं ही बाहर निकल जाता है। जबकि इसी नमक को ठीक प्रकार पोटेंसाइज किया जाए तो 1 मिलीग्राम के करोड़वें भाग में भी दुस्साध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता आ जाती है। आरंभ में जब डॉक्टर शुशलर ने अपने बायोकेमिक दवाओं के सिद्धांत को प्रतिपादन किया तो अनेकों ने उपहास किया, पर प्रयोगों की कसौटी पर कसने के उपरांत उसकी उपयोगिता को सभी ने एक स्वर में स्वीकार किया। होम्योपैथिक एवं बायोकेमिक औषधियों से सूक्ष्म की प्रचंड शक्ति का पता चलता है। इसका एक और भी प्रमाण अणु की शक्ति से मिलता है। भौतिक शास्त्र में मूर्धन्य एवं विश्व विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यदि 1 मिलीग्राम फास्फोरस को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो वह ऊर्जा उतनी ही होगी जितनी कि 4.25 टन फास्फोरस को हवा में जलाने से प्राप्त होगी। इस प्रचंड ऊर्जा का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। 1 मिलीग्राम फास्फोरस के अंतराल में विशालकाय पहाड़ को भी खंड खंड कर देने की सामर्थ्य विद्यमान है। यह जानकर मस्तिष्क चकरा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों में शक्ति का अनंत स्रोत छिपा पड़ा है। प्रकृति को जो स्थूल वैभव दिखाई पड़ता है उसका भी कारण सूक्ष्म शक्ति ही है। सूक्ष्म से स्थूल जगत का ही आधार है, सूक्ष्म ही स्थूल जगत का आधार है। हमारी स्थूल बुद्धि इस तथ्य को नहीं समझ पाती। वह दृश्यमान स्थूल पदार्थों को ही देख पाती है, उनका मोटा मूल्यांकन करके मोटा उपयोग ही समझ पाती है। फलतः संबंधित व्यक्तियों एवं पदार्थों से हम बहुत छोटा सा ही लाभ उठा पाते हैं। कदाचित उनकी सूक्ष्म शक्ति को समझें और उनसे निष्ठता होने वाली चेतना एवं प्रेरणा को समझें तो हर प्राणी और हर पदार्थ हमें इतना अधिक अनुदान दे सकता है कि सिद्धियों एवं विभूतियों की किसी प्रकार कोई कमी ना रहे। सभी को प्रणाम।